अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह स्टूडेंट खैरियत से हैं। आज एनालॉग का लेक्चर नंबर 12 बाइसिंग टेक्निक का लास्ट टॉपिक बनता है, जिसको हम कलेक्टर फीडबैक या कलेक्टर बाइसिंग का नाम भी दिया जा सकता है। कलेक्टर के थ्रू फीडबैक लेकर इनपुट पे बाइसिंग की गई है। बाइसिंग वही दोबारा बात बाइसिंग असल में क्यू पॉइंट को स्टेबल करने का एक मेथड या तरीकाकार होता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बाइसिंग करके हम असल में क्यू पॉइंट को स्टेबल करते हैं, ताकि कोई भी इनपुट सिग्नल हो तो हम उसको सही तरीके से एम्पलीफाई कर सकें। और इसमें क्यू पॉइंट, सैचुरेशन, कट ऑफ और लोड लाइन को हम साथ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन की तरफ आता हूँ। कलेक्टर बाइसिंग एक ऐसी बाइसिंग होती है जिसमें कलेक्टर के थ्रू आर बे के थ्रू बाइसिंग की जाए, कलेक्टर बाइसिंग कहलाती है। सिंपल सी बाइसिंग है। C1 कैपेसिटर इनपुट कपलिंग कैपेसिटर, C2 आउटपुट लोड के साथ लगा दिया जाता है। RC कलेक्टर बाइसिंग VCC के थ्रू की गई है और एमीटर को ग्राउंड कर दिया गया है। इसी को कलेक्टर फीडबैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि RB कलेक्टर के थ्रू इसको फीडबैक दे रहा है। और तकरीबन ये एमीटर बाइसिंग के बाद सबसे बेहतरीन जो बाइसिंग होती है वो कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग होती है। इसके मेरिट्स में ये सिंपल होती है, इसको सॉल्व करना आसान होता है और कहीं भी प्रॉब्लम हो इसको जल्दी से रिमूव किया जा सकता है। डिमेरिट में यह स्टेबिलिटी फैक्टर वोल्टेज डिवाइडर की निस्बत कम होता है, एमीटर बाइसिंग की निस्बत भी कम होता है, लेकिन यहाँ वहां पे ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जहां पे कॉस्ट कम हो, यानी सिंपल सर्किट बनाना वहां पे कलेक्टर बाइसिंग का नाम दिया जाता है। ज्यादातर ये इसको इस्तेमाल आमतौर पे जितनी भी मार्केट या जितनी भी सर्किट है वहां पे ज्यादातर ये कलेक्टर बाइसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही दोबारा पॉइंट ये सैचुरेशन, कट ऑफ और लोड लाइन के मुतालिक है, मैं साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा। ये मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा है, शुरू से लिख रहा हूं इस फार्मूले को, स्टेबिलिटी फैक्टर का बीटा प्लस 1 बाद माइनस बीटा इंटू IB डिवाइडेड बाय IC की चेंजिंग है, जिसको हम यहाँ पे लेकर आए हैं। ये इसका इनवर्स भी है, बीटा के जो ऑपोजिट वैल्यू होती है उसको भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर इसको इग्नोर कर दें तो S इक्वल टू बीटा प्लस 1 आ जाता है, और बीटा जो होता है वो स्टेबिलिटी फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहीं पर भी बीटा गेन जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी फैक्टर क्यू पॉइंट ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना बीटा फैक्टर जो है वो कम होगा उतना क्यू पॉइंट डिस्टर्ब होगा, उसको स्टेबल करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने इक्वेशन आपके सामने लिखी है, VCC इक्वल टू IB IC, दोनों करंट को इस्तेमाल किया गया कि दोनों करंट यहाँ पे इकट्ठी हो रही है। ये करंट जो है ये IB और ये करंट IC है। मैंने दोनों ब्रैकेट लिखे हैं, IB प्लस IC इंटू RC प्लस IB RB, यहाँ पे जो ग्राफ है IB RB और आगे प्लस VBE, और VBE बेस एमीटर जंक्शन की वोल्टेज। क्लियर है? इसी को मैंने जब आगे इसको ड्राइव करके लिखा VCC इक्वल टू IB RC प्लस IC RC IB RB प्लस VB। यहां पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट किसकी की है? IC की। IC जहां पे मौजूद था, ये जितनी भी वैल्यू यहां पे प्लस और यहां पर आकर क्या हो जाएगी? VCC के साथ माइनस हो जाएगी। IB को मैंने कॉमन लिया है, IB ये कॉमन, ये देखिए दोनों पे मौजूद है, मैंने कॉमन लिया है IB RB प्लस RC माइनस VB जंक्शन की वोल्टेज है, तो ये IC की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है। डियर स्टूडेंट, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE माइनस IC RC, यहीं पे मैंने कैलकुलेशन इसकी कर दी है और ये मैंने आपके सामने इसको लिख दिया है, डिवाइडेड बाय RC प्लस RB। यहीं से मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया है IC की भी, और यहीं से वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है IB की भी। अब हमारे पास आ जाता है VCC। तो 3 पैरामीटर ऐसे हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करते रहते हैं बार बार। VCC फिक्स वोल्टेज, IB बेस की करंट और IC कलेक्टर करंट है। और इसी को ध्यान में रखकर, और वैसे भी देखें बीटा इज इक्वल टू, मैं आपके सामने लिखता हूं, बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय I। तो यहां पे भी देखें IC जो है वो बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और IB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का ये टॉपिक था, जिसको ये इस लेक्चर का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और ज्यादातर जो बाइसिंग वोल्टेज डिवाइडर के बाद इस्तेमाल की जाती है वो हमारी है
कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग है। अब हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके सैचुरेशन और क्यू पॉइंट की तरफ। लोड लाइन पे हमारा जितना भी सिग्नल होता है वो लाजमी तौर पे सैचुरेशन और कट ऑफ के इन बिटवीन वेरी करना चाहिए। और ये सब किसी भी एम्पलीफायर को जब हम सेट करते हैं एक्टिव रीजन के अंदर, जिसमें बेस एमिटर फॉरवर्ड और बेस कलेक्टर रिवर्स बाइस होता है, तो लाजमी तौर पे हमारा जो मिड पार्ट होता है वो किस पे होना चाहिए, क्यू पॉइंट पे, ताकि हमारा जो सिग्नल है वो बेहतरीन तरीके से वेरी करे सैचुरेशन और कट ऑफ के दरमियान। अगर क्यू पॉइंट टेम्परेचर की वजह से या किसी वजह से बाइसिंग, किसी रजिस्टर के जल जाने की वजह से या उसकी वैल्यू पे कम हो जाने की वजह से या वीसीसी वेरी करती है, तो उससे क्या होगा, ये जो क्यू पॉइंट है वीसीसी आईसी तब्दील हो जाएगी, आईबी भी चेंज हो जाएगी, वीसीसी भी चेंज होगी। इसकी चेंज हो जाने की वजह से मेन तो वीसीसी चेंज होती है, जैसे आईबी और आईसी चेंज हो जाती है, तो क्यू पॉइंट क्या होगा, ये या सैचुरेशन की तरफ चला जाएगा या कट ऑफ की तरफ आएगा। अगर आईसी की वैल्यू ज्यादा होती है तो सैचुरेशन में, और वीसीसी की अगर वैल्यू ज्यादा होती है तो किसकी तरफ आ जाता है, कट ऑफ की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सिग्नल ऊपर से कट हो जाता है या नीचे से कट हो जाता है। तो लाजमी तौर पर हमारा जो सिग्नल होता है वो मिड पॉइंट यानी क्यू पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, चैप्टर एम्पलीफायर के बारे में है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टडी करेंगे और वो ज़्यादातर कपलिंग के बारे में है, ताकि मुख्तलिफ सिग्नल को किस तरह, मुख्तलिफ सर्किट को हम किस तरह कपल करते हैं और कपलिंग के लिए मुख्तलिफ मेथड किस तरह अपनाए जाते हैं। क्योंकि एक एम्पलीफायर असल में वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम एक से ज्यादा सर्किट को आपस में क्या कर देते हैं, कपल करते हैं। जब कपलिंग की जाती है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऐसा कंपोनेंट होता है जब वहां पे हम इसके दरमियान में लगाते हैं, जैसे कैपेसिटर, रेजिस्टर या इंडक्टर, तो इस तरह उसको नाम दिए जाएंगे। डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है तो हम उसको डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपलिंग, इंपीडेंस कपलिंग का नाम दिया जाता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस चीज को स्टडी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं? आज एनालॉग का लेक्चर नंबर 11 चैप्टर 2 एम्पलीफायर के बारे में है। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इस ये बाइसिंग टेक्निक के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे पिछले 2 लेक्चर से। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ बाइसिंग टेक्निक क्यों अपनाई जाती है और इसका तल्लुक लोड लाइन और क्यू पॉइंट के साथ है और किस तरह हम क्यू पॉइंट को स्टेबल करते हैं। जब भी बाइसिंग की बात होगी लाजमी तौर पर लोड लाइन और क्यू पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। मैं दोबारा आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर देता हूं। ये वो पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है, कट ऑफ पॉइंट। इस दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम लोड लाइन का नाम देते हैं। लोड लाइन का तल्लुक आईसी और वीसीसी के साथ होता है। आईसी कलेक्टर करंट और वीसीसी कलेक्टर टू कलेक्टर वोल्टेज होते हैं या वीसीए का नाम दिया जाता है। असल में हमने इनको आपस में सेटअप इस तरह का बनाना होता है, हमारे जो मेन रेफरेंस लाइन है वो क्यू पॉइंट से ना सैचुरेशन की तरफ जाए ना कट ऑफ की तरफ जाए। अगर सैचुरेशन की तरफ जाएगी तब भी डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा, कट ऑफ की तरफ आएगी फिर भी डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा। इसको स्टेबल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक अपनाई जाती हैं, जिनमें सबसे बेहतरीन और जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है पावर एम्पलीफायर के अंदर भी, कम्युनिकेशन के अंदर भी, वो वोल्टेज डिवाइडर है। तो आज हमारा टॉपिक है वोल्टेज डिवाइडर टेक्निक है, बाइसिंग की टेक्निक। ये स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने की है, इसमें ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है C828, कलेक्टर, बेस, एमिटर। कलेक्टर को वीसीसी पॉजिटिव सप्लाई आरसी के थ्रू दी गई है, एमीटर को आरए के थ्रू ग्राउंड किया गया है, बाइसिंग ग्राउंड के साथ की गई है आरए। 2 रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं, R1 R2। ये वोल्टेज डिवाइडर टेक्निक जिसकी बेस के ऊपर हमने लगा दी गई है और ये स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए सबसे बेहतरीन है, क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो वोल्टेज डिवाइडर के लिए। अब इसको ड्राइव करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसका मेथड और तरीकाकार क्या है। हमेशा जब भी कोई टेक्निक कोई भी हमने किसी जगह पे भी अप्लाई करनी हो तो वहां पे आईसी करंट और वीसीसी की हमने
इक्वेशन को ड्रा कर लेना है। यहां पे मैंने थेवेनिन थ्योरम को यूज किया है। ये देखिए VTH थेवेनिन वोल्टेज को मैंने कैलकुलेट किया है और उसको सर्किट भी मैंने आपके सामने बना दिया है। असल में ये दोनों जो अगर ये देखिए इनपुट सिग्नल से मैं अंदर की तरफ इसको मूव करूं तो दोनों R1 R2 दोनों पैरेलल में है और इसकी मैंने RT कैलकुलेट करनी है जिसको RTH का नाम दिया गया है। तो देखें मैंने यहाँ पे R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मैंने वो पैरेलल का फार्मूला यूज किया है। ये RT है, ये RTH R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और इसी चीज को मैंने यहाँ पे VTH मल्टीप्लाई VCC के साथ मैंने किया और ये हमारे पास क्या गया VTH आ गया। अब थेवेनिन वोल्टेज भी है और थेवेनिन RTH भी है। इसको हमने यूज करना है सर्किट के अंदर। यहाँ पे देखें तो ये मैंने आपके सामने सिंपल सा सर्किट बनाया है। VCC RC वोल्टेज डिवाइडर को खत्म करके मैंने RTH में कन्वर्ट कर दिया है। टोटल जो इफेक्टिव वोल्टेज है मैंने यहाँ पे देख दी है RE और इसके थ्रू मैंने क्या कर दिया है ग्राउंड कर दिया। ये सिंपल सर्किट आपके सामने मैंने बना दिया है। स्टेबिलिटी फैक्टर का फार्मूला जो हमारे पास है वो हमारे पास है S इक्वल टू बीटा प्लस 1 प्लस बीटा रेशियो बिटवीन IB एंड IC, इसको बीटा का नाम दिया जाता है। अगर हम इसको इग्नोर कर दें बीटा की वैल्यू को यहाँ पे अगर इग्नोर कर दिया जाए तो S इक्वल टू बीटा प्लस 1 हमारे पास आ जाता है और ये बीटा जो है बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। अब देखा जाए तो क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीटा की और बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IC की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है IB की। IB की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी, इनपुट पे IB की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी स्टेबिलिटी फैक्टर इतना इफेक्टिव होगा और क्यू पॉइंट इतना अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन IC जितनी इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा और क्यू पॉइंट क्या होगा स्टेबल होगा। इस तरह जब भी हम कोई भी बाइसिंग टेक्निक अपनाते हैं तो ये दो पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। IC को मैक्सिमम पॉइंट पर और IB को मिनिमम पॉइंट के ऊपर सेटअप किया जाता है ताकि बेहतरीन तरीके से आउटपुट हासिल की जा सके। अब किसी भी ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर हम एक्टिव रीजन के अंदर यूज करते हैं। आप जानते हैं एक्टिव रीजन में बेस एमिटर फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर, रिवर्स बाइस होता है और एक्टिव रीजन में ये बात हमेशा ध्यान में रखें। मैं यहाँ पे आपके सामने इसको थोड़ा सा ड्रा भी कर देता हूँ। एक्टिव रीजन में इसी पॉइंट के ऊपर आते हैं, ये वो पॉइंट है जिसको एक्टिव रीजन का नाम दिया गया है। अब इनपुट सिग्नल मौजूद होगा और क्यू पॉइंट के ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट ये देखिए सैचुरेशन और कट ऑफ के दरमियान एम्पलीफायर। अब ये एज ए रेफरेंस पॉइंट है। जो क्यू पॉइंट सैचुरेशन की तरफ जाएगा ऊपर से देखें कट हो रहा है, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है। अगर ये क्यू पॉइंट इसके कट ऑफ की तरफ आएगा तो नीचे जो साइकिल है, हाफ साइकिल है, ये खत्म हो जाता है। तो हमारी कोशिश क्या होती है, पूरे साइकिल को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं क्लास ए के अंदर, तो क्यू पॉइंट को मिड पॉइंट के ऊपर रखना जरूरी है। तो ये मैंने आपके सामने इसके इक्वेशन को ड्रा भी कर दिया है। ये स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से अपने ध्यान में बिठा लें और दो इक्वेशन हमेशा कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम अगर ये आपको थेवेनिन ड्रा करनी नहीं भी आती तो सिंपल एक तरीका हमारे पास है, वो ये है हम यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन को ड्रा करते हैं। VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस VCC और यहां से हम कैलकुलेट करते हैं IC की वैल्यू। IC अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं IC इज इक्वल टू VCC माइनस VC डिवाइडेड बाय RC। यहां से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और IB की अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। IB को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे और IC की वैल्यू को उसकी जगह पुट करके हम IB की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर थेवेनिन वाले जो है वो अगर क्लियर नहीं है तो ये आसान सा मेथड है। VCC के फार्मूले को लगाएं, वोल्टेज का VCC इक्वल टू IC RC VC और यहां से IC की वैल्यू को कैलकुलेट करके हम IC की वैल्यू को और IB की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हम बाइसिंग टेक्निक में वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज डिवाइडर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है यही वो टेक्निक है वोल्टेज डिवाइडर की, ताकि क्यू पॉइंट को स्टेबल किया जा सके। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट क्या हाल है, खैरियत से हैं? आज हमारा सेकंड चैप्टर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का लास्ट टॉपिक है, जिसको आयरन में इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है। ये एसी मीटर की किस्म है। एसी मीटर वो मीटर होते हैं जो एसी वोल्टेज या करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि पीएमएमसी एसी की मेजरमेंट नहीं कर सकता था। तो आज ये आयरन मेन है। आयरन मेन असल में आयरन की दो पत्रियों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से एक फिक्स और एक को वेरिएबल रखते हुए अननाउन एसी वोल्टेज और करंट की मेजरमेंट की जाए, आयरन मेन मीटर कहलाता है। आयरन मेन के मेरिट्स भी हैं और डी मेरिट्स भी हैं। इसमें असल में सबसे बड़ा जो डी मेरिट है इसमें जो क्रिएट हो जाता है वो है इसकी एडी करंट का। एडी करंट की वजह से एडी करंट ही इसके अंदर पावर में इसके अंदर हीट पैदा करती है, जिसकी वजह से पावर का क्या होता है, लॉस होता है। ये सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट होता है, इसका डीमेरिट है इसका आयरन मेन का। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल सा इसकी कंस्ट्रक्शन है। डेफिनेशन में आपको बता दूं कि आयरन मेन एक ऐसा मीटर होता है जिसमें आयरन की पत्रियों का इस्तेमाल करती हुए, वेन को इस्तेमाल करते हुए अननाउन एसी की मेजरमेंट की जाए, आयरन मेन मीटर कहलाता है। इसके पॉइंट में ये ऊपर जो नजर आ रहा है ये यू शेप की, ये मूविंग कॉइल या वेन है। फिक्स कॉइल या वेन को यूज किया गया है। ये जो पॉइंट मैंने लगाए हैं ये इसके स्केल को शो कर रहे हैं, और ये इसका पॉइंटर है जिसको एल्यूमिनियम का बनाया गया। ज्यादातर एल्यूमिनियम के इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसी को थोड़ा सा मैंने साथ बना दिया है, ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया है मूविंग कॉइल का। इसके ऊपर ये वाइंडिंग दिखाई गई है, यानी अंदर कोर मौजूद है। ये इसकी फिक्स कॉइल है, ये इसकी मूविंग वेन है, और इसको यू शेप में भी ऐसे बनाया जैसे सिलेंड्रिकल शेप होती है, जैसे बड़ा गिलास है, छोटा बड़े सिलेंड्रिकल को फिक्स और उसके अंदर रखा जाता है। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल के साथ हम एडजस्टमेंट करते हैं। स्प्रिंग ये रिस्टोरिंग फोर्स को शो कर रहा है। रिफ्लेक्टिंग फोर्स वो फोर्स होती है जब इनपुट लगाते हैं और इसकी मूवमेंट होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो इस पॉइंटर को वापस इनिशियल पॉइंट पर लेकर आती है, ताकि दोबारा मेजरमेंट की जा सके। तो ये हर जगह पे आपने डिस्कस करना है। हर मीटर के साथ आपने बताना है मीटर में 3 किस्म की फोर्सेज होती हैं। नंबर 1 पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो पॉइंटर को मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ मूवमेंट करवाती है और मेजरमेंट करके बताती है स्केल। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो इसको दोबारा वापस लाती है। वो स्प्रिंग की या टॉर्क बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इसी में डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो पॉइंटर की वहां पे जो वाइब्रेशन होती है उसको खत्म करके उसको स्टिल या साकिन पॉइंटर को उस पॉइंट पर कर देती है, ताकि उसको रीड करना आसान हो जाए। ये 3 किस्म की फोर्स यहाँ पे भी काम कर रही है। इसमें भी टार्क है, सेम वही हमारे पास चलता है। टार्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके वेन के एरिया के। टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की, जो इनपुट पर मेजरमेंट के लिए दी जाती है। इनपुट करंट जितनी ज्यादा होगी इतनी टार्क ज्यादा होगा, इतनी डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न, जो कॉइल के ऊपर हम अगर टर्न यूज किए गए हैं, और उसके बाद इसकी फ्लक्स डेंसिटी है जो दोनों आयरन वेन के दरमियान जो फ्लक्स पैदा हो जाता है। नंबर ऑफ फ्लक्स पर एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होती है इतनी डिफ्लेक्टिंग फोर्स या टॉर्क ज्यादा होता है। अब हम इसके आते हैं उस पॉइंट की तरफ। मेजरमेंट कैसे होगी, इसमें से यहां से 2 लीड यहाँ पे हम निकाल दी, जिस तरह वहां पे निकाली गई है, इसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये वो 2 पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ए और पॉइंट इनपुट लीड्स। ये इनपुट लीड्स है, यहाँ पे हम नाउन वोल्टेज या करंट जिसकी मेजरमेंट करनी होती है इन पॉइंट पर दिए जाते हैं। अब ये वोल्टेज और करंट करते क्या है, इस फिक्स कॉइल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं मैग्नेट। ये मैग्नेटाइज हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर होती है, और आयरन की पतरी है, जो इसके साथ हम इनपुट सप्लाई लगाते हैं तो ये मैग्नेट बन जाती है। अब इस मैग्नेट की वजह से जिस तरह म्यूचुअल इंडक्शन होता है इसमें एक कॉइल से दूसरी कॉइल की तरफ, सेम यहाँ पे भी ये कोई है। अब इसका सेम एक और चीज है, जो मैग्नेट बनाने वाली फोर्स होती है और जो बनने वाली फोर्स होती है उनका पोल सेम होते हैं। नॉर्थ को बनाएगा साउथ को बनाता है, तो सेम ऐसी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये क्या नॉर्थ बन जाता है, इसका भी पोल ये क्या होता है, नॉर्थ पोल।
ये नार्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा होगी और वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स इसकी मूवमेंट करवाएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, और जितने इनपुट वोल्टेज या करंट ज्यादा होगी इतने ही ये पावरफुल मैग्नेट बनेगी, मैग्नेटाइज होगी, और जितने ही मैग्नेटाइज ये पावरफुल होगी फ्लक्स ज्यादा होगा और ये पॉइंटर इतने ही तेजी के साथ और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो यहाँ पे हम इसके साथ लिखी होती है, स्केलिंग बनाई जाती है, यहाँ पे वोल्टेज की मिकदार कितनी है और करंट की मिकदार कितनी होती है। अब यही पॉइंटर वापस कौन लाएगा, जो स्प्रिंग लगा हुआ है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको दोबारा पॉइंटर को वापस लेकर आएगी। तो डियर स्टूडेंट, असल में यहाँ पे हम जो वोल्टेज या करंट, हकीकत में तो आगे जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो करंट ही है। हम वोल्टेज की मेजरमेंट करते हैं, पावर की मेजरमेंट करते हैं, या और ऐसा वेरिएबल है जिसका मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, करंट में। करंट इसको मैग्नेटाइज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स पैदा होगा, वेरिएबल मूविंग जो कॉइल होती है वो मूव करेगी और पॉइंटर स्केल पर बताकर हमें बताएगी ये करंट इतनी है। तो उसकी कैलिब्रेशन हमने की जाती है वोल्टेज के अंदर, पावर के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, या जिसकी भी हमने मेजरमेंट करनी होती है उसके अंदर उसकी क्या की जाती है, कैलिब्रेशन की जाती है। और जब हम कैलिब्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच हमारे पास मौजूद होता है, वहां पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। वोल्टेज की मेजरमेंट करनी है तो वोल्ट पे, रेजिस्टेंस की तो ओम पे, और करंट किया है तो करंट पे रखनी है, पावर पे रखनी है, अगर पावर साथ है पावर, या जो भी और वेरिएबल है वहां पे हम बाकायदा उसके यहाँ पे पोर्शन बना लेते हैं। सिलेक्टर फंक्शन स्विच होता है जिसको सिलेक्ट करके हमें बताता है। जब हम वो वहां पे फंक्शन स्विच इस्तेमाल किया जाता है उस समय यहाँ पे स्केल होती है, यहाँ पे इसकी स्केल चलती है, स्केल ए, स्केल बी, स्केल सी, वोल्टेज की स्केल, करंट की स्केल, ओम की स्केल, वाट की स्केल, डीबी की स्केल, डेसिबल की स्केल, आमतौर पर मीटर में ये भी बनाई जाती है। तो इस तरह हम उसकी कैलिब्रेशन कर लेते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी वेरिएबल हमेशा मेजरमेंट किसकी होती है, करंट की हो रही होती है, लेकिन हम स्केल वाइज उसको स्टडी करते हैं। तो मेजरमेंट हम वोल्टेज की कर रहे होते हैं तो करंट ही यहाँ पे क्रिएट होती है, लेकिन हम वहां पे स्केल वोल्टेज वाली पढ़ के बता सकते हैं इतने वहां पे पीडी क्रिएट होती है। तो स्टूडेंट, ये हमारा सिंपल सा एक मीटर था, इसके ज्यादातर मेरिट्स ही हैं। इसमें ये कम से कम करंट और वोल्टेज की भी मेजरमेंट बहुत आसानी के साथ और एक्यूरेट कर सकता है, किसी हद तक एक्यूरेट कर सकता है। अब इसी के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन भी आसान थी, और ये लास्ट हमारा इसका आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर है हमारा वो 3rd चैप्टर, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वो ज्यादातर VOM के बारे में है, यानी चैप्टर जो 3 है वो VM मल्टीमीटर के बारे में है, जहां पे हम ओम, वोल्टेज और करंट मीटर को हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर के अंदर उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। ये स्टूडेंट कोशिश करनी है बेटा शुरू से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करना है, उसकी टाइप्स को स्टडी करना है, PMMC के कंस्ट्रक्शन को स्टडी करना है। वही गैल्वानोमीटर के अंदर भी आएगा, 3 फोर्सेज उसके अंदर काम करती हैं, ये लाजमी करना है। और उसी मीटर को हम यूज करते हैं एज एम्पेयर मीटर, एज ए वोल्ट मीटर, एज ए ओम मीटर। वहाँ पे मैंने आपके सामने उसको कंस्ट्रक्ट भी, डिजाइन भी किया था। उसके चंद एक ऐसे न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे आ जाते हैं। और उसी के साथ हमने फिर AC मीटर को स्टडी किया था, जिसमें मैं पिछले लेक्चर में आपको बता भी चुका हूँ। इलेक्ट्रोडायनामो, थर्मोकपल, आयरन वेन जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, क्लैंप ऑन और रेक्टिफायर टाइप AC मीटर। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा VOM के बारे में होगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं? आज हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 2nd चैप्टर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का AC मीटर का टॉपिक है। AC मीटर वो मीटर होते हैं जो AC करंट और वोल्टेज की मेजरमेंट करते हैं। इसकी टाइप्स मैंने आपके सामने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, आयरन वेन मीटर, थर्मोकपल मीटर, रेक्टिफायर टाइप मीटर और इसी के साथ ही क्लैंप ऑन मीटर, जो पिछले लेक्चर में उसकी डिटेल उसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ। असल में PMMC एक ऐसा मीटर है जो DC की मेजरमेंट करता है, AC की मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो उसी के साथ ही जो कन्वर्ट किया गया है, मुख्तलिफ मेथड बनाए गए हैं ताकि AC एनर्जी को भी मेजरमेंट किया जा सके। तो उसमें इलेक्ट्रोडायनामो को बनाया था, आयरन वेन और रेक्टिफायर टाइप बनाया था। क्लैंप ऑन भी उसी की एक किस्म है, उसको रेक्टिफाई करके आउटपुट को मेजरमेंट किया जाता है। तो ये थर्मोकपल है। थर्मोकपल मीटर एक ऐसा मीटर होता है जो हीट की
मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये एक थर्मोकपल, एक कपल है कॉपर और आयरन के 2 वायर का, इनको आपस में जोड़ यानी कपल किया जाता है और ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मेजरमेंट मीटर करता है, जिसको हम थर्मोकपल का नाम दिया जाता है। ये थर्मोकपल एक ऐसा मीटर है, ज्यादातर इसको एसी में लिखते हैं, जो हीट एनर्जी की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए, थर्मोकपल मीटर कहलाता है। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। थर्मोकपल मीटर, इसमें परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, पॉइंटर को यूज किया गया है जो एल्यूमिनियम का बनाया गया है, हल्का होता है, वेट इसका कम होता है, डिफ्लेक्शन फोर्स लगाना इस पर आसान है। उसके बाद ये ज्वाइंट है, जहां पे दोनों वायर को आपस में मिलाया गया है। यहां से ये 2 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से एक कॉपर और एक आयरन, यानी 2 मुख्तलिफ मटेरियल होने चाहिए। उसके बाद ये पॉइंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव उस पॉइंट के साथ लगा दिए जाते हैं, यहाँ पे हम अननोन हीट के मेजरमेंट करनी होती है। और इसी के साथ ही इसमें 3 किस्म की फोर्सेज हैं जो अमल कर रही हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो पॉइंटर को वापस लाएगी, डिफ्लेक्टिंग फोर्स वो फोर्स होगी जब इनपुट लगाएंगे तो ये मूवमेंट करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इसकी मूवमेंट करवाई जाती है, क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। और उस पॉइंट पे जाकर ये पॉइंटर असल में वेट में कम होता है, तो वहां पे जाकर ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। इसकी वाइब्रेशन को रोकने के लिए वहां पे डैम्पिंग फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मेजरमेंट करने में आसान हो जाए। अब हम आते हैं इसके वर्किंग की तरफ। इनपुट जिसकी मेजरमेंट हमने करनी होती है इस पॉइंट के ऊपर देते हैं। कपल जो पॉइंट है, इसके दोनों ये जो पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, क्योंकि इसमें असल में होता है इस तरह का है, मुख्तलिफ मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं। जब उनको एक ही जगह पे हीट दी जाती है तो उनके जो एंड पॉइंट होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन, एक में फॉर एग्जाम्पल 5 इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, दूसरे में 3 होते हैं। अब जहां से 3 है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां से 5 है वहां पे नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट कौन करेगा? मूविंग कॉइल। अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बेस पे मूविंग कॉइल क्या करेगी? मूव करेगी। अब सेम वही इसका मेथड जिसका पीएमएमसी का होता है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये पोल इसका नॉर्थ बन जाता है, ये पोल भी क्या बन जाएगा? नॉर्थ। तो डियर स्टूडेंट, ये इसको क्या करेगा? मूवमेंट डिफ्लेक्टिंग करवाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो इस तरह इस एक स्केल बनी है, स्केल पे हम इसकी कैलिब्रेशन करके हम बता सकते हैं वहां पे कितने वोल्टेज। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी होता है, बाद दफा वोल्टेज एसी कुछ भी होते हैं, वहां पे हम हीटर कॉइल का इस्तेमाल कर देते हैं। वो जो वोल्टेज होते हैं वो उस कॉइल को क्या करते हैं? हीट अप करते हैं। अब वो हीट होकर थर्मोकपल उसकी हीट की मेजरमेंट कर लेता है। आगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, मूविंग कॉइल उसकी मेजरमेंट करेगी, स्केल के ऊपर उसको बता देगी, रीडिंग बता देगी इस कितने, इतनी असल में यहाँ पे इसके पीडी है। अब शुरू में क्या थे? एसी या डीसी वोल्टेज कन्वर्ट किस में हुई है? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी दोबारा कन्वर्ट किस में हुई है? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करके ये बता सकते हैं। तो यहाँ पे हीटर को आप एसी भी दे सकते हैं और डीसी भी, एसी भी में, लेकिन ज्यादातर ये एसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम वही फार्मूला हमारे पास चलेगा। असल में ये जो एंगुलर फोर्स क्रिएट होती है, जिसको हम टॉर्क का नाम दे देते हैं, ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्लक्स के एरिया, जो फ्लक्स पैदा होता है इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इतना करंट ज्यादा होगा, उतनी डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज्यादा लगेगी। टर्न, ये टर्न असल में ये जो कॉइल बनाई गई है, मूविंग कॉइल है, इसके ऊपर कॉपर के टर्न, नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे इतनी ही टॉर्क ज्यादा पैदा होगा। सेम ऐसे ही हमारे पास आगे है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी असल में ये एरिया होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्लक्स जो होते हैं वो नॉर्थ या साउथ के दरमियान मौजूद होते हैं। ये फ्लक्स, और इस नंबर ऑफ फ्लक्स जितने ज्यादा होंगे इतनी फ्लक्स डेंसिटी पर एरिया, नंबर ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी टॉर्क कितना ज्यादा होगा। तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू NIDA, n नंबर ऑफ टर्न जो मूविंग कॉइल के ऊपर वर्णित की गई है, करंट, फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया, ये फार्मूला इसका चलता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक सिंपल सा मीटर था जिसको हम थर्मोकपल मीटर का नाम देते हैं। अब इसी मीटर को हम कहां पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हर उस जगह पे
जहाँ पे हीट एनर्जी की मेजरमेंट करनी होती है वहाँ पे इस थर्मोकपल को इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल आगे जो मीटर इस्तेमाल किया वो आम ही मीटर है, लेकिन आगे थर्मोकपल जो पॉइंट ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल किया गया है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, वो किसी जगह पे भी जो हीट मौजूद होती है उसको वो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और इस तरह हम उसकी मेजरमेंट करके बता सकते हैं वहाँ पे हीट इतनी मौजूद है। या बहुत दफ़ा वो जो हीट पैदा की गई है वो किसी वोल्टेज या करंट की वजह से, किसी जगह पे करंट या वोल्टेज होते हैं, वहाँ पे हम ट्रांसड्यूसर एज ए हीटर यूज करते हैं। अब हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब वो हीट को थर्मोकपल पॉइंट मेजरमेंट करेगा, ये हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके मीटर के थ्रू उसकी मेजरमेंट कर देती है। डियर स्टूडेंट, ये 4 टाइप्स ऑफ एसी मीटर थे। पहले हमने इलेक्ट्रोडायनामो को पढ़ा, उसके बाद हमने रेक्टिफायर टाइप को पढ़ा, और तीसरे नंबर पे हमने इसमें क्लैंप ऑन मीटर था जो बगैर तार को काटे मेजरमेंट कर सकता था। चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, थर्मोकपल है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आयरन वेन के बारे में बताएंगे, और ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, बल्कि इससे एसी मीटर का भी लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आयरन वेन को स्टडी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।